Hello everyone, welcome to 11th Commerce SP lecture. Currently we are in chapter number 5, members of company. Let's check the textbook. We are on page number 69 and today we are going to start with eligibility of member. ये पर्टिकुलर टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे. बिफोर दैट लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर. हमने देखा था कि मेंबर्स जब भी ये वर्ड आता है तो सिनोनिमसली हम मेंबर्स और शेयर होल्डर कई जगह पर साथ में यूज कर लेते हैं या एक दूसरे के एवज में यूज कर लेते हैं. बट एक्चुअली इन एसपी टर्म members are different from shareholders. Not all members are shareholder and not all shareholders are members. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें हमने देखी जिससे हमको पता चलता है कि सारे के सारे मेंबर्स शेयर होल्डर नहीं होते. तो मेंबर्स वर्सेस शेयर होल्डर में यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट था ऐसे मेंबर्स जो शेयर होल्डर नहीं है. तो जो मेमोरेंडम जिन्होंने साइन किया है वो शेयर होल्डर नहीं होते बट मेंबर होते हैं. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जहां पर है वहां पर कोई शेयर्स नहीं होता तो शेयर होल्डर नहीं है बट दे आर मेंबर. मेंबरशिप बाय एक्विजिशंस और एस्टपेल, ये बंदा तो खामखा फंसाया गया है. ना ही ये मेंबर है ना ही ये शेयर होल्डर है बट ये प्रिज्यूम करता है, लोगों को शो करता है, शो ऑफ करता है एज अ मेंबर. तो लोगों के इंटरप्रिटेशन में ये मेंबर है तो लॉ भी इसको लायबिलिटीज के लिए मेंबर मानता है. ट्रांसफर ऑफ शेयर, आपने अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया, एप्लीकेशन डाल दिया है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो गया बट आपका नाम अभी तक रजिस्टर ऑफ मेंबर में से कैंसिल नहीं हुआ है तो यू आर स्टिल अ मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर. ठीक है. ऑन डेथ ऑफ मेंबर, मेंबर का डेथ हो गया तो ट्रांसमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है. जो लीगल हेयर है उसको शेयर जाएगा बट जो रियल ओनर है अभी तक उसका नाम कट हुआ नहीं है तो स्टिल ही इज अ मेंबर बट नॉट शेयर होल्डर. ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका शेयर बिक जाएगा बट अभी तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से कैंसिल हुआ नहीं है, हेंस ही इज नॉट अ शेयर होल्डर बट अ मेंबर. तो ये कुछ केसेस देखे हमने जहां पर मेंबर तो है बट वो शेयर होल्डर नहीं है. और इसी के अलावा शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर, इसी के अपोजिट पार्टी को हम लोग लें तो वो पर्सन कौन है, शेयर होल्डर है बट मेंबर नहीं है. तो इन द केस ऑफ ट्रांसफरी, जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफर हुआ है बट उसका नाम अभी तक लिखा नहीं गया रजिस्टर ऑफ मेंबर में, वो शेयर होल्डर तो है लेकिन मेंबर नहीं है. ऑफिशियल रिसीवर, ये किसके केस में देखा, इंसॉल्वेंसी के केस में. ऑफिशियल रिसीवर को शेयर्स तो मिले बट उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है. ठीक है. इन द केस ऑफ डेथ, जो लीगल हेयर है उसको शेयर तो मिले बट उसका नाम अभी तक रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है. तो इन सारे केसेस में वो शेयर होल्डर है लेकिन मेंबर नहीं है. तो हमने यहां पर देखा मेंबर वर्सेस शेयर होल्डर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप. क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए अगर आपको मेंबर बनना है, मेंबर्स के लिए कब आप एलिजिबल होंगे. एलिजिबिलिटी चेक करते हैं ना हर जगह पे. अगर आपको जॉब करना है तो हम लोग चाइल्ड लेबर को अवॉइड करते हैं. योर एज मस्ट बी मोर देन 14 ईयर्स 15 ईयर्स देन यू कैन गो टू जॉब. अगर आपको मैरिज करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी एज क्या है, फॉर गर्ल्स इट इज 18, फॉर बॉयज इट इज 21, है कि नहीं. तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. तो यहाँ पर अगर आपको मेंबर बनना है तो क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है. तो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है. सबसे पहला है बाइंग शेयर अमाउंट्स टू मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप शेयर परचेस करते हैं यू विल बी इन अ कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में आ जाएंगे. सो एनी एंटिटी विद पर्सन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट है, लायक है. लायक किसको बोलेंगे भाई, वो माइनर नहीं होना चाहिए तब वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, है ना, और वो साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए. साउंड माइंड का पर्सन ल्यूनेंट नहीं होना चाहिए, है ना, पागल दीवाना नहीं होना चाहिए. तो उसको हम कॉम्पिटेंट बोलेंगे. कैन बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी. दिस टॉपिक देयरफॉर हैज एन कॉन्टेक्स्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2. तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है.
subject to the provision of the Companies Act, memorandum and articles of the company, any person sui juris. sui juris का मतलब क्या हो जाता है? What does it mean? sui juris? sui juris का मतलब legally competent, वो कानून के दायरे में लायक है, कानून के दायरे में वो लायक है, तो उसको हम बोलेंगे sui juris. Can become a member of the company as follows. तो ये जो पर्सन है वो मेंबर कैसे बन सकता है? तो इंडिविजुअल अगर वो है तो यहां पर सबसे पहले क्या बताया, वो माइनर नहीं होना चाहिए, और अगर वो माइनर है तो कैसे बन सकता है मेंबर, उसके लिए भी कुछ दिया गया है. अब माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर, क्योंकि माइनर पर्सन, माइनर का मतलब क्या हो गया, जो अवयस्क है, जिसका एज बिलो 18 है, 18 साल से कम का उम्र का है, ऐसा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता. सो अगर एक माइनर है तो माइनर एग्रीमेंट में नहीं आ सकता, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, बट फिर भी अगर उसको मेंबर बनना है तो उसके गार्जियंस के थ्रू, जो गार्जियंस है उसके जो पालक हैं, है ना, अ गार्जियन कैन एंटर इनटू शेयर परचेस ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर. माइनर के बिहाफ में, अवयस्क के बिहाफ में, यहां पर जो गार्जियन है, पालक है, वो एग्रीमेंट में आ सकते हैं, वो शेयर परचेस कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट. अगर कोई इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट का मतलब ऐसा पर्सन जो अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर सकता, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट. सिंस द बेनिफिशियल राइट ऑफ द शेयर होल्डिंग आर हेल्ड बाय ऑफिशियल रिसीवर असाइनी, सो द इंसॉल्वेंट पर्सन स्टॉप्स बीइंग द मेंबर. तो यहां पर जो इंसॉल्वेंट पर्सन है वो मेंबर नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो भी पर्टिकुलर असेट है वो ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को चला जाता है. कोर्ट एक असाइनी डिसाइड करता है, रिसीवर डिसाइड करता है, जिसके पास आपका पूरा का पूरा असेट नीलाम होने वाला है, तो नीलाम करने के लिए हम एक ऑफिशियल रिसीवर के पास रखते हैं. तो इंसॉल्वेंट पर्सन क्या नहीं बन सकता, मेंबर नहीं बन सकता. नंबर 3, इंसेन और ल्यूनाटिक. इंसेन है ना, वो गाना सुना है ना, मैं जट अमला पगला दीवाना. पगला दीवाना जो रहेगा, है ना, जो पागल रहेगा, उसको बोलते हैं इंसेन. ल्यूनाटिक, ऐसे जो ल्यूनाटिक पर्सन है जो खुद का डिसीजन नहीं ले सकते, है ना. इनेबिलिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते नहीं है. रेंडर्स द पर्सन इनेजिबिलिटी, इन एलिजिबिलिटी फॉर मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी, वो कंपनी के मेंबरशिप को अवेल नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन, फॉरेनर. फॉरेनर क्यों आ गए भाई इसमें? सिंस a foreigner can enter into contract, foreigner can buy shares to be member of an Indian company subject to provision of FEMA 1999. तो जो FEMA एक्ट है, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है ना, अगर वो अलाउ करता है तो फॉरेनर क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है. क्योंकि होता क्या है, अगर आप फॉरेन कंट्री से यहां पर इन्वेस्ट करते हो तो डिविडेंड के रूप में बहुत सारा प्रॉफिट और इंडियन करेंसी आप, या जो इंडियन इंडिया में जो फॉरेन करेंसी रिजर्व में रखी है वो आप टेक अवे कर लेते हो, यहां से ले जाते हो, है ना. तो इन दैट मैनर आपको जो फेमा के रूल्स एंड रेगुलेशन है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये अगर आप फुलफिल करते हो एज अ फॉरेनर तो आप भी मेंबर बन सकते हो. तो दो केस में एकदम नहीं बन सकते, एक तो इंसॉल्वेंसी और दूसरा इंसैनिटी. ये दो केस में एकदम नहीं बन सकते. माइनर भी नहीं बन सकता, लेकिन उसके बिहाफ में गार्जियन बन सकता है. कौन बन सकता है? गार्जियन. और फॉरेनर बन सकता है, लेकिन कब? जब फेमा अलाउ करेगा तब, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ फेमा 1999. गेटिंग इट एवरीवन? अब बात करते हैं इंडिविजुअल के बाद ऑर्गेनाइजेशन. क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन शेयर होल्डर मेंबर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है. तो सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं. क्या एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी का शेयर परचेस कर सकता है? कर सकता है. अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी इन इट्स ओन नेम. तो खुद के नाम से वो शेयर परचेस कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कंपनी है सुपर एवेन्यू लिमिटेड. कौन सी कंपनी है? सुपर एवेन्यू लिमिटेड. और रिलायंस इंडस्ट्रीज चाहता है कि मैं सुपर एवेन्यू लिमिटेड के शेयर परचेस करूं, तो क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. ठीक है ना. इट कैन बिकम मेंबर्स ओनली इफ ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो कब मेंबर बन सकता है? जब उस कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हो कि ये कंपनी को अथॉरिटी है मेंबर बनने की. कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन
इट्स ओन शेयर। कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, कोई भी कंपनी अपना खुद का शेयर परचेस नहीं कर सकती, ठीक है ना। हाँ, दूसरे कंपनी के मेंबर आप बन सकते हो। नेक्स्ट वन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी शेयर परचेस कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। बीइंग एन रजिस्टर्ड एंटिटी इट कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। कंपनी के मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बन सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, एलएलपी सिंस इट इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन इट कैन बी मेंबर ऑफ द कंपनी। तो ये भी एक न्याय व्यवस्था का एक हिस्सा है ना। तो कानून की नजर में ये भी एक कौन है? पर्सन है, ज्यूरिस्टिक पर्सन। तो ये भी मेंबर बन सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्या पूरा का पूरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बन सकता है? क्या नहीं, नहीं बन सकता है, लेकिन कर्ता को बनना है तो कर्ता बन सकता है, ठीक है। द एक्ट डज नॉट प्रोहिबिट मेंबरशिप ऑफ एचयूएफ। तो एक्ट एचयूएफ के मेंबरशिप को प्रोहिबिट नहीं करता, मना नहीं करता, लेकिन बट शेयर्स कैन बी रजिस्टर्ड ओनली इन द नेम ऑफ इट्स कर्ता। तो जो शेयर है वो कर्ता के नाम पे ही रजिस्टर होगा, पूरे एचयूएफ के नाम पे नहीं होगा। तो इन रियलिटी एचयूएफ पूरा का पूरा नहीं बन सकता, बट कर्ता को हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑन बिहाफ ऑफ एचयूएफ कर्ता कैन बिकम मेंबर। पॉइंट नंबर ई इज पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, क्या कोई पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकता है कंपनी का? अगेन, द फर्म कैन नॉट बी मेंबर, पूरा का पूरा फर्म नहीं बन सकता है, ठीक है, ऑफ द कंपनी एज इट इज नॉट अ रजिस्टर्ड एंटिटी। क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है, इसके लिए वो मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन जो हमारे पार्टनर्स हैं वो कंबाइनली क्या कर सकते हैं? शेयर को हेल्ड कर सकते हैं, शेयर परचेस कर सकते हैं। बट फर्म कैन होल्ड शेयर ऑफ द कंपनी इन इंडिविजुअल नेम्स ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर के नाम पे फर्म शेयर परचेस कर सकता है, बट फर्म अपने खुद के नाम पे शेयर परचेस नहीं कर सकता। दैट मीन्स व्हाट? फर्म कैन नॉट बिकम अ मेंबर बट पार्टनर्स कैन, ठीक है। नेक्स्ट वन, कोई ट्रस्ट। कोई ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट मतलब संस्था होती है ना, संस्था को हम बोलते हैं यहाँ पर ट्रस्ट। सो रजिस्टर्ड ट्रस्ट, अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, कैन बिकम अ शेयर होल्डर इन कंपनी इन इट्स ओन नेम, खुद के नाम पर वो मेंबर बन सकते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी देखिए आपको समझने के लिए बना दी गई कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंबरशिप के लिए एट अ ग्लांस अगर आपको समझना है तो क्या माइनर बन सकता है? नहीं बन सकता, बट उसकी जगह पे गार्जियन आ सकता है। क्या इंसॉल्वेंट पर्सन बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या इंसेन और ल्यूनेटिक पर्सन बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्या कोई फॉरेनर बन सकता है? हाँ बन सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू फेमा रेगुलेशन, फेमा एक्ट 1999, ठीक है। क्या एचयूएफ बन सकता है? एचयूएफ नहीं बन सकता, बट उसकी जगह कर्ता को बना सकते हैं। क्या पार्टनरशिप फॉर्म बन सकता है? नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बन सकता, बट पार्टनर को बना सकते हैं, ठीक है। क्या कंपनी किसी दूसरे कंपनी के मेंबर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी? बिल्कुल। एलएलपी? बिल्कुल। क्या एचयूएफ बन सकता है? नहीं, एचयूएफ की जगह पे कर्ता को देंगे। पार्टनरशिप फॉर्म बन सकता है? नहीं बन सकता, उसकी जगह पे पार्टनर को दे सकते। क्या कोई ट्रस्ट किसी कंपनी का मेंबर बन सकता है? यस, बन सकता है, ठीक है। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? आप मेंबरशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको मेंबर बनना है तो क्या क्या रास्ते हैं आपके पास। तो सबसे पहला है बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बन रहा है आप उसे साइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर। The subscribers to the memorandum of the companies are its member with 7। तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 7 तो होने चाहिए in the case of public company, और 2 in the case of private company, and 1 in the case of one person company। In fact, they are the first member of the company। यही लोग कौन है? कंपनी के फर्स्ट मेंबर हैं, ठीक है। नंबर 2, बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अगर कंपनी आईपीओ इशू करती है, आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी अगर मार्केट में शेयर इशू करती है और उस शेयर के लिए आप अप्लाई करते हैं और कंपनी आपको शेयर दे देती है, मतलब अलॉट कर देती है,
ऐसे केस में आप बन जाएंगे शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर का नाम जैसे ही रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाता है वो बन जाता है मेंबर। एनी पर्सन who wishes to buy company share has to apply for the same। अभी देखो बर्गर किंग जो है ना, बर्गर बेचते हैं, तो बर्गर किंग का अभी इश्यू आने वाला है, तो जो लोग बर्गर किंग के शेयर के लिए अप्लाई करेंगे, अगर उनको वो शेयर मिला तो वो बन जाएंगे शेयर होल्डर, और उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाएगा तो वो बन जाएंगे मेंबर्स। ठीक है। एंड सो एनी पर्सन हु विशेस टू बाय कंपनी शेयर, जो भी कंपनी का शेयर परचेस करना चाहता है उसके लिए अप्लाई करता है, और कंपनी उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती है, द पर्सन इज अलॉटेड द शेयर, उस पर्सन को शेयर अलॉट किया जाता है, एंड बिकम शेयर होल्डर एंड देयर बाय इट्स मेंबर ऑन एंटरिंग हिज और हर नेम इन रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसका नाम जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाता है वो बन जाता है मेंबर। ठीक है। थर्ड पॉइंट, बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, आप डीमेट के थ्रू अगर शेयर परचेस करते हो, मतलब आप डिजिटल या ई फॉर्म में, है ना, पेपरलेस फॉर्म में अगर आप शेयर परचेस करते हो तो भी आप शेयर होल्डर बन जाते हो, और आप एक बेनिफिशियल ओनर के जैसे वहां पर रहते हो। ठीक है। एनी पर्सन हु हैज शेयर इन हिज नेम एज बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, उसको भी मेंबर माना जाएगा। तो क्या होता है डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपने शेयर को परचेस किया है। फोर्थ वन, बाय ट्रांसफर। ट्रांसफर का तो एकदम सीधा साधा मीनिंग यहां पर बनता है कि शेयर किसी शेयर होल्डर से आपके पास ट्रांसफर हुआ, दैट मीन्स आपने परचेस किया। क्या किया आपने? आपने परचेस किया। तो जैसे परचेस किया शेयर ट्रांसफर हो गया, ओल्ड ओनर से न्यू ओनर के पास ट्रांसफर हो गया, तो जो न्यू ओनर है वो क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर, और जैसे उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाएगा वो बन जाएगा मेंबर। any person who buys share of a company from one existing members becomes its registered member after company accepts its transfer request। जैसे उसका ट्रांसफर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है, नया पर्सन, नया शेयर होल्डर भी क्या बन जाएगा? मेंबर। बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, फर्क क्या है ट्रांसफर ट्रांसमिशन में? जो ट्रांसमिशन होता है ये तीन केसेस में होता है। केस नंबर 1 डेथ, केस नंबर 2 इंसैनिटी, केस नंबर 3 इंसॉल्वेंसी। ठीक है। ये तीन केस में आपके जो शेयर्स हैं ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसफर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल डेथ के केस में क्या होगा? जो डिजीज्ड पर्सन है, मतलब जो मृतक है, मृतक के जो भी रिश्तेदार हैं उसमें जो वारिसदार होगा उसको शेयर ऑटोमेटिक ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है। इंसैनिटी, अगर कोई पर्सन पागल हो गया है तो उसके जो केयर टेकर हैं, है कि नहीं, जो उसके गार्जियन है उनके पास शेयर ट्रांसफर हो जाएगा। और इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए, बैंकक्रप्ट हो गए, दिवालिया घोषित हो गए, तो कोर्ट यहाँ पर फिक्स करता है ऑफिशियल रिसीवर, और ऑफिशियल रिसीवर आपके शेयर का ऑक्शन कराता है। ऑक्शन मतलब नीलामी कराता है, और नीलामी कराने से आपके शेयर को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कैसे होता है ये? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के ऑपरेशन से होता है। यहां पर ओनर कभी नहीं चाहता कि उसका शेयर ट्रांसफर हो। अभी जिसका डेथ हो गया वो तो गया, जो इंसान हो गया, जो पागल हो गया, उसको तो ऐसे भी कुछ खबर नहीं, और जो इंसॉल्वेंट हो गया उसका डिसीजन कोर्ट लेता है। ठीक है ना। तो ये होता कैसे? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यहां पर भी शेयर ट्रांसफर हो रहा है बट ओनली इन दिस थ्री केसेस। तो फर्स्ट है डेथ, दूसरा है इंसॉल्वेंसी, तीसरा है इंसैनिटी। ठीक है। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव हेयर इन द केस ऑफ डेथ, हेयर का मतलब यहां पर वारिसदार हो जाता है। ठीक है। हेयर इन द केस ऑफ डेथ, ऑफिशियल रिसीवर इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी को कोर्ट डिसाइड करता है। एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन द केस ऑफ इंसैनिटी, अगर कोई पर्सन क्या हो गया, इंसेन हो गया, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका जो केयर टेकर है ना, जो उसकी पूरी देखभाल करता है, उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है,
उस कंसर्न पर्सन को मेंबर बना दिया जाएगा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। नंबर 6, नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी। तो इन द केस ऑफ डेथ ऑफ पर्सन और डायरेक्टर ऑफ वन पर्सन कंपनी, अगर वन पर्सन कंपनी है और जो मेन पर्सन था उसका ही डेथ हो गया, तो जो नॉमिनी होगा उसको शेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, वो मेंबर बन जाएगा। ठीक है। बाय एक्वेंस, तो ये हमने देख लिया था, इट इज बाय एस्टॉपेल। तो रॉन्गली कोई पर्सन को हम उसका नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर कर देते हैं। ठीक है। इफ अ पर्सन इज रॉन्गली एंटर्ड इन दी रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर, गलती से उसका नाम वहां पर लिख दिया गया या उसने ऐसा बिहेव किया, और होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ मेंबर और नोइंगली अलाउज हिज नेम टू रिमेन ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, या तो उसको पता था कि उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है तो भी उसने कट करने को बोला नहीं, ऐसा उसने बताया नहीं अरे गलती से लिख दिया इसको कट करो, उसको पता था फिर भी उसने कैंसिल नहीं कराया, विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंपनी अबाउट द मिस्टेक एंड गेटिंग इट्स रेक्टिफाइड। तो उसको ये मिस्टेक पता था तो भी उसने इसको रेक्टिफाइड नहीं कराया, is stopped for denying his membership and is liable as a member। तो उसको भी लाइबल समझा जाएगा मेंबर की तरह पे, लाइक इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होगी तो उससे भी पैसे वसूल किए जाएंगे अगर वो लाइबल होगा तो। इट इज देयरफॉर कॉल्ड मेंबरशिप बाय प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल, है ना। तो बाय एक्विजिशंस ये मेंबर बनता है। तो ये पर्टिकुलर 7 तरीके हैं जिसकी वजह से आप भी कंपनी का मेंबरशिप पा सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव, सिजेशन और टर्मिनेशन ऑफ मेंबर। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से आपका मेंबर कैंसिल हो जाएगा, सीज हो जाएगा, आपका मेंबरशिप का अधिकार आपके पास से चला जाएगा। तो सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ शेयर, अगर आपने अपने शेयर बेच दिए तो ऑब्वियसली आप शेयर होल्डर नहीं रहे, और आप शेयर होल्डर नहीं है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में से भी आपका नाम कट हो जाएगा। इन द केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, अगर डेथ हो गई और इंसॉल्वेंसी हो गई तो भी आप मेंबर नहीं रहे। सेल ऑफ शेयर बाय मेंबर इन बायबैक ऑफर ऑफ द कंपनी, कंपनी ने बायबैक के टाइम अपना ही शेयर परचेस कर लिया और आपने शेयर बेच दिया तो भी आप मेंबर नहीं रहे। फोरफीचर ऑफ शेयर, कंपनी का कोई कॉल अमाउंट आपने पे नहीं किया था, इस रीजन की वजह से कंपनी ने आपसे शेयर छीन लिए, और शेयर आपसे छीन लिए तो अब आप शेयर होल्डर नहीं हो, तो आपका मेंबरशिप आपसे छीन लिया गया। या आपने खुद शेयर क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, आपको मालूम पड़ा कि आप कंपनी के पूरे पैसे नहीं दे पाओगे तो आपने सरेंडर कर दिया, भाई मेरे को ये शेयर नहीं चाहिए क्योंकि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो आपने सरेंडर कर दिया, तो अगेन यू आर नॉट अ मेंबर। एक्सरसाइजिंग ऑन लीन ओवर द शेयर ऑफ अ मेंबर बाय अ कंपनी, कंपनी ने आपका शेयर लीन पे अपने पास रख लिया है किसी डिस्प्यूट की वजह से, कोई डिस्प्यूट हुआ है आपका, कंपनी ने उसको मद्देनजर रखते हुए आपका जो शेयर है ऑन लीन मतलब अपने पास रख लिया, और जब तक ये लीन में है तब तक आप शेयर होल्डर नहीं रहोगे। ठीक है। तो ये कुछ 6 केसेस यहां पर बताए गए जिसकी वजह से आपका मेंबरशिप सीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द पर्सन हु होल्ड्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, व्हाट डू यू मीन बाय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका पैसा आपको वापस दे देंगे। फॉर एग्जांपल आपने प्रेफरेंस शेयर परचेस किया था 7 इयर्स के लिए, हाउ मेनी इयर्स, 7 इयर्स, अब 7 इयर्स के बाद आपका पैसा आपको रिटर्न कर देंगे। जब पैसा ही आपका रिटर्न मिल गया तो अब आप शेयर होल्डर नहीं हो, और आप शेयर होल्डर नहीं हो तो आप मेंबर भी नहीं हो। ठीक है। तो सीज टू बी ए मेंबर व्हेन कंपनी रिडीम्स, कंपनी जब रिडीम करेगी आपका पैसा आपको वापस दे देगी तो आप मेंबर नहीं रहोगे। पर्सन रिस्काइंड और रिफ्यूज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेंबरशिप, ऐसा पर्सन जिसने मेंबरशिप का कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, ऑन द ग्राउंड दैट ही और शी वाज चीटेड एंड फ्रॉड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। उनका ग्राउंड क्या है, उनका ग्राउंड ये है कि कंपनी ने चीट किया, फ्रॉड किया, इसके लिए मेंबरशिप में छोड़ता हूं। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय कंपनी इन दी प्रोस्पेक्टस, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में जो इंफॉर्मेशन दिया गया था उसके अनुसार कंपनी काम नहीं कर रही है, और फिर किसी पर्सन ने
अपने जो अधिकार है गिव अप कर दिए, रिफ्यूट कर दिए, रिस्काइंड कर दिए, ऐसे केस में वो मेंबर नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी ही बंद हो गई तो मेंबरशिप की बात ही खत्म हो गई, यू विल बी सीज टू बी अ मेंबर, आप मेंबर नहीं कहलाओगे। ठीक है, तो ये टोटल 9 पॉइंट्स थे जिसके अंदर आपकी मेंबरशिप आपसे ले ली जाती है, सीज टू बी अ मेंबर। मेंबर्स के बारे में हमने देखा, शेयर होल्डर्स के बारे में हमने देखा, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा कि कैसे आप एलिजिबल हो सकते हो, हाउ यू कैन एक्वायर मेंबरशिप ये भी देखा हमने, और मेंबरशिप कैसे सीज होती है, कैंसल होती है, ये भी हमने देखा। अब हम देख रहे हैं राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ मेंबर। अगर आप एक मेंबर हैं तो आपके अधिकार क्या है एज अ मेंबर, व्हाट आर योर राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज एज अ मेंबर। राइट्स का मतलब अधिकार, ड्यूटीज का मतलब कर्तव्य, और लायबिलिटीज का मतलब कर्ज आपके ऊपर कितना है एज अ मेंबर, वो यहां पर हम समझेंगे। बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के आप आंतरिक हिस्से हैं क्योंकि कंपनी के आप ओनर हैं, और कंपनी के आप ओनर हैं तो मेंबर एंजॉय सर्टन राइट्स एंड हैज टू फुलफिल सर्टन ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज, कुछ कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, कुछ लायबिलिटीज लेनी पड़ेंगी। तो राइट सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं, फर्स्ट वन, राइट टू एक्सेस बुक एंड डॉक्यूमेंट, राइट्स टू एक्सेस बुक्स एंड डॉक्यूमेंट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि एज अ ओनर, एज अ मेंबर, यू हैव द राइट टू चेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो भी डॉक्यूमेंट है, आप चेक कर सकते हो। अ मेंबर कैन गेट कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें मेंबर को मिलती हैं चेक करने के लिए, देखने के लिए। आल्सो मेंबर कैन इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ मेंबर, अगर मेंबर चाहे तो रजिस्टर ऑफ मेंबर भी चेक कर सकता है, डिवेंचर होल्डर भी चेक कर सकता है, और चार्जेस, इन्वेस्टमेंट, मिनट बुक ऑफ द जनरल मीटिंग, प्रॉक्सीज लॉन्च फॉर जनरल मीटिंग एंड ऑल रिटर्न्स फाइल्ड बाय द कंपनी, ये सारी चीजें मेंबर चाहे तो चेक कर सकता है। इट इज हिज राइट, ये उसके अधिकार हैं, राइट टू एक्सेस बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसको मेमोराइज करने के लिए हम यहां पर पॉइंट लेते हैं बी, बुक का बी। ठीक है ना, राइट टू एक्सेस बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। नंबर टू इज राइट टू मेक फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन, राइट टू मेक फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन। तो जो बहुत ही मेजर डिसीजंस हैं, फॉर एग्जांपल मर्जर होने वाला है, एक कंपनी का दूसरे कंपनी से मर्जर होने वाला है ना, वोडाफोन और आइडिया मिलके बनेंगे वी, तो ये जो डिसीजन है कौन लेगा, ये बिना शेयर होल्डर को पूछे लिया जा सकता नहीं है। तो ऐसे जो मेजर डिसीजन है, जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, वो मेंबर्स को पूछ करके ही लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कंपनी का नाम चेंज करना है, तो इसमें मेजोरिटी शेयर होल्डर अगर बोलेंगे तो ही चेंज होगा। सो मेंबर्स होल्ड एक्सक्लूसिव पावर, मेंबर्स के पास क्या है, एक्सक्लूसिव पावर है टू डिसाइड एट द मीटिंग ऑफ मेंबर ऑन मैटर्स लाइक, कौन से मैटर्स, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको चेंज करना है, मतलब रजिस्टर्ड एड्रेस आपको चेंज करना है। सपोज मेरा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है घाटकोपर में है, घाटकोपर से मुझको पुणे में शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर मेंबर्स ही कर सकते हैं। इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल, कंपनी का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसमें चेंज करना है। चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है मेमोरेंडम में उसको चेंज करना है। अमेंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक्विजिशंस, मर्जर एंड टेक ओवर, कुछ किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना है, दूसरी कंपनी के साथ मर्जर करना है या टेक ओवर करना है। अपॉइंटिंग सोल्ड सेलिंग एजेंट, किसी दूसरे एरिया में जहां पर कंपनी की इतनी पहुंच नहीं है वहां पर सोल सेलिंग एजेंट को अपॉइंट करना। फॉर एग्जांपल मैं यहां से बेंगलुरु में बिजनेस करना चाहता हूं, तो बेंगलुरु में मेरा कोई बिजनेस है नहीं वैसे, तो मैं किसी पर्सन को एज ए एजेंट वहां पे रख दूंगा। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी को बंद करना है, तो ये सारे जो डिसीजन है ए टू जी, ठीक है ना, जितने भी डिसीजन है ए टू जी, इन सब में मेंबर्स का कंसेंट लगेगा, मेंबर ही डिसीजन ले सकते हैं। तो ये अधिकार किसके पास है,
मेंबर्स के पास। तो इट इज बेसिक राइट्स ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो यहां पर हम जो इंपॉर्टेंट वर्ड है फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन, तो यहां पर चाहे आप एफ ले लीजिए, सी ले लीजिए या डी ले लीजिए। ठीक है, आई विल टेक डी। नेक्स्ट, राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग। राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग। अगर आप एक मेंबर हैं तो आपका अधिकार है कि जो भी जनरल मीटिंग होगा उसमें आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है कि आपको उसका नोटिस मिलना चाहिए। अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग। मेंबर्स हैव द राइट टू रिसीव द नोटिस एंड एजेंडा ऑफ ऑल जनरल मीटिंग। सारे जनरल मीटिंग का नोटिस एजेंडा उनको मिलना चाहिए। अटेंड देम इन पर्सन और अपॉइंट प्रॉक्सी, या वो खुद अटेंड करें या अपनी जगह किसी और को भी भेज सकते हैं। स्पीक एंड वोट एट द मीटिंग, मीटिंग में बात कर सकते हैं, मीटिंग में वोट कर सकते हैं। डिमांड एंड वोट एट अ पॉल, तो यहां पर वो डिमांड कर सकते हैं वोट बाय पोल मेथड का। डिमांड टू कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अगर वो चाहें तो एक्स्ट्रा मीटिंग भी बुला सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इन द केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो ये उनके अधिकार हैं। यहां पर मैं लूंगा राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग, और यू कैन टेक पी इंस्टेड ऑफ जी। ठीक है, पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग। नेक्स्ट, राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव अ डायरेक्टर। किसी डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर सकते हैं, किसी डायरेक्टर को आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सो मेंबर्स हैव राइट, मेंबर्स हैव राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव द डायरेक्टर। डायरेक्टर को अपॉइंट करना, रिमूव करना, ये मेंबर्स के पास अधिकार है। वी कैन अगेन टेक हियर डी फॉर डायरेक्टर। नेक्स्ट वन, राइट विथ रिस्पेक्ट टू कंपनीज अकाउंट्स एंड इट्स ऑडिट। कंपनी के जो अकाउंट्स हैं और उसका जो ऑडिट है उसके लिए भी मेंबर्स के पास राइट्स हैं, अधिकार हैं। मेंबर्स अप्रूव द एनुअल अकाउंट एंड एनुअल जनरल मीटिंग एट एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब जो कंपनी की एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके अंदर मेंबर्स को अधिकार है कि वो एनुअल जनरल मीटिंग को अप्रूव कर सकते हैं। अपॉइंट ऑडिटर, अपने बिहाफ में ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। डिसाइड देयर रेम्युनरेशन, ऑडिटर का क्या पेमेंट होगा वो भी डिसाइड कर सकते हैं, तो ये अधिकार है। नेक्स्ट, राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। दैट मीन्स राइट टू गेट डिविडेंड। ठीक है ना, सो मेंबर्स इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी विद द होप ऑफ गेटिंग रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट। देयरफॉर मेंबर्स हैव द राइट टू अप्रूव डिविडेंड। तो जो डिविडेंड अनाउंस किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, वो डिविडेंड अप्रूव कर सकते हैं मेंबर एंड गेट द सेम विद इन 30 डेज, और 30 डेज के अंदर वो उनको मिलना चाहिए ऑफ इट्स डिक्लेरेशन इन दी एजीएम। जो एनुअल जनरल मीटिंग होगा उसमें अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो विद इन 30 डेज शेयर होल्डर को वो डिविडेंड का अमाउंट मिलना चाहिए। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो मिलना चाहिए शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को। ठीक है, तो यहां पर बाय हार्ट करने के लिए वी कैन टेक ए फॉर अकाउंट्स एंड ऑडिट। पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट, we can take P. Next one, shareholding right, shareholding के अधिकार। The rights includes right to receive share certificate। इस right के अंदर उनका अधिकार है कि उनको शेयर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर ट्रांसफर करने का अधिकार है। टू गेट राइट इशू, अगर कंपनी राइट इशू अनाउंस करती है तो राइट इशू, और बोनस इशू अनाउंस करती है तो बोनस इशू मिलने का अधिकार है। तो इसको हम बोलेंगे शेयर होल्डिंग राइट। नेक्स्ट वन, राइट टू रिसीव सरप्लस असेट।
अगर कंपनी वाइंड अप हुई और कंपनी के पास सरप्लस असेट बच गए तो उसमें भी हिस्सेदारी किसको मिलेगी? मेंबर्स को। In the event of winding up of the company, members is entitled to get share of surplus asset of company if any after the payment of all the other stakeholders. ये हम किसकी बात कर रहे हैं? In the event of winding up का मतलब कंपनी अगर बंद हो जाए और सारे शेयर होल्डर को पैसा दे दिया, सारे क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया, जितने भी लायबिलिटीज थी सब कंप्लीट कर दी, फिर भी पैसे बचे हुए हैं, तो ये जो सरप्लस असेट होगा उसके ऊपर मेंबर्स का अधिकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू क्लास एक्शन सूट। क्लास एक्शन सूट का मतलब क्या होता है? अगर कंपनी के खिलाफ कभी कोर्ट में जाना हुआ, कोर्ट में केस फाइल करना हुआ, तो सारे मिलकर के एक ही केस करने का अधिकार है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट केसेस नहीं करेंगे, मिलकर के केसेस करेंगे। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। The act confers right to class action suit to the members against company or its directors in the event of any fraudulent, अगर कंपनी किसी fraudulent, unlawful और wrongful act में पकड़ी गई है और omission और misleading statement in the audit, या तो audit report में उसने कुछ गलत बताया है, ऐसे केस में any 100 member, कोई भी 100 member हो, या और those holding 10% of voting right, या तो उनके पास 10% का वोटिंग का अधिकार हो, ऐसे शेयर्स है ना, या तो 100 शेयर होल्डर हो या ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास 10% वोटिंग का राइट हो, कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर रिड्रेस। तो उनकी क्षतिपूर्ति के लिए, उनकी सुनवाई के लिए वो ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। ट्राइब्यूनल क्या होता है? कंपनी का कोर्ट होता है, कोर्ट फॉर द कंपनी। ठीक है। मेंबर्स कैन डिमांड इन्वेस्टिगेशन इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मेंबर्स जो है कंपनी के अफेयर्स के इन्वेस्टिगेशन के लिए डिमांड कर सकते हैं। अल्सो दे कैन फाइल अ पिटीशन टू वाइंड अप द कंपनी। कंपनी को बंद करने के लिए भी वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सो ये है क्लास एक्शन सूट। सूट का मतलब होता है केस फाइल करना कंपनी के खिलाफ, अगेंस्ट में। ठीक है। तो ये 9 पॉइंट टोटल हमने यहां पर डिस्कस किए। रिगार्डिंग राइट्स ऑफ मेंबर फिर से चेक करते हैं। पहला राइट क्या था? राइट टू एक्सेस बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जिसको हमने बी लिया। देन वी हैव राइट टू मेक फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजंस, डी। राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। नेक्स्ट, राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव अ डायरेक्टर, अपॉइंट एंड रिमूव अ डायरेक्टर। Right with respect to company's account and its audit. Right to participate in profit of the company. Shareholding right, right to receive surplus asset, right to class action suit. अब इन वर्ड से हम एक्रोनिम बना सकते हैं। हमने एक्रोनिम बनाया है बाप सुप्रीम कोर्ट दा। तो ये बाप में बी से क्या हो जाएगा? बी फॉर एक्सेसिंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट। ए से क्या हो जाएगा? ए से अकाउंटिंग एंड ऑडिट। ठीक है ना। ए से क्या था? देखिए, अकाउंट्स एंड ऑडिट, कंपनीज अकाउंट्स एंड ऑडिट। देन पी, पी स्क्वायर है तो एक हो जाएगा पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग, और दूसरा जो पी है उससे हो जाएगा पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये हो गया बाप। सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम का जो एस है एक हो जाएगा शेयर होल्डिंग राइट और दूसरा हो जाएगा सरप्लस असेट। कोर्ट का जो सी है वो है क्लास एक्शन सूट। सुप्रीम कोर्ट दा, दा मीन्स डी, डी से क्या हो जाएगा? अपॉइंटमेंट एंड रिमूव अ डायरेक्टर। तो डी से डायरेक्टर और ए से अपॉइंटमेंट, राइट। तो अपॉइंटमेंट एंड रिमूव डायरेक्टर। तो इस एक्रोनिम से आप क्या कर सकते हो? राइट ऑफ मेंबर्स बाय हार्ट कर सकते हो। तो जब भी राइट्स ऑफ मेंबर आएगा आपके दिमाग में क्लिक हो सकता है बाप सुप्रीम कोर्ट दा। ठीक है। या ऐसे आप एक्रोनिम को डिजाइन कर सकते हैं बाय हार्ट करने के लिए। Moving towards next, duties and liabilities of members. What do you mean by duties? Duties means what are your responsibilities? Every power come with a responsibility, right? तो similarly rights अगर आपको मिलते हैं तो आपको साथ में कुछ duties और liabilities भी मिलेंगी।
A member is required to fulfill certain liabilities and obligations like, तो क्या इसके obligations हैं? A member is bound to company by all the convenants of the article of association. मतलब जो article of association में लिखा हुआ है उसके द्वारा member बंधा हुआ है, उसके beyond member कोई काम नहीं कर सकता, कोई decision नहीं ले सकता, ठीक है? किसके beyond बात कर रहे हैं? article of association. So whatever article of association says, it is the obligation for member. Number 2, since most of the companies have liability limited up to face value of the share, the member is liable to pay full value of the share. तो ज्यादातर कंपनी का जो लायबिलिटी होता है, इट इज अप टू दी फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. शेयर का जो फेस वैल्यू वो कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए मेंबर को भी यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, लायबल हो जाता है कि वो शेयर का फुल वैल्यू पे करे, ठीक है. एंड थर्ड वन, इन द केस ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अगर कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है, द मेंबर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द कंपनी. तो जो पर्टिकुलर मेंबर है वो कंपनी के सारे लायबिलिटीज के लिए पर्सनली लायबल होगा, क्योंकि उनका कंपनी ही अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला है, ठीक है. तो ये तीन चीज हमने देखा. फर्स्ट वन क्या था? मेंबर इज बाउंड. बाउंड बाय व्हाट? बाउंड बाय कन्वीनियंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी कंटेंट है, क्लॉजेस हैं, उससे वो बंधा हुआ है, उसके अंदर रह के इसको काम करना है. नंबर 2, सपोज कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपीज और अभी तक आपने पे किया है ओनली 9 रुपीज, तो अभी भी आपका 1 रुपी पे करना बाकी है. यू आर लायबल फॉर पेइंग 1 रुपी, ठीक है. तो कंपनी को आपको 1 रुपी देना बाकी रहेगा, ऐसा समझा जाएगा. और थर्ड केस क्या बताता है? अगर कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, तो कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी है उसके लिए मेंबर पर्सनली लायबल होगा. कैसा लायबल होगा? पर्सनली, मतलब उसको अपने घर के असेट बेचकर भी कंपनी का लायबिलिटी पे ऑफ करना पड़ेगा. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद दिस होल चैप्टर. पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है. मेंबर्स ऑफ कंपनी. तो मेंबर्स वर्सेस शेयर होल्डर हमने देखा कि मेंबर्स अपना मेंबरशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, हाउ यू कैन सीज टू बी अ मेंबर, मेंबरशिप आपका जा कैसे सकता है. उसके बाद हमने देखा अगर आपको मेंबर बनना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. इसके बाद हमने लास्ट में देखा ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ दी मेंबर. मेंबर्स के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये हमने देखा. So done for the day. Thanks a lot for watching. Meet you in the next episode with a new chapter. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा. Bye bye everyone.